बोले ठीक है, स्टार्ट करो। अच्छा जी, कटिंग करें कोई। देखिए आज का टॉपिक जो आपका है, जैसे कि आप जानते हैं कि लेक्चर नंबर 2 में हमने आपको रासायनिक अपक्रियाओं के बारे में बताया था। आज का जो टॉपिक है उन्हीं रासायनिक अपक्रियाओं को थोड़ा और बताने का, और इसमें आपको जो है हम रासायनिक अपक्रिया को संतुलित करने का भी तरीका आपको बताएंगे। कुछ बच्चों ने हमें बताया कि जो है हमें रासायनिक अपक्रिया संतुलित करने का तरीका पता नहीं है कि कैसे हम जो है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को कंप्लीट करें। तो आज इसकी वीडियो में आपको शुरू करते हैं कि सबसे पहले आपको बताएं कि रासायनिक जो अपक्रियाएं होती हैं उनमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को कंप्लीट कैसे किया जाए, यानी कि उनको संतुलित कैसे किया जाए। तो पहले संतुलित करने का तरीका सीखें आप। जैसे कि आप जानते हैं कि आपके पास क्या हो कि कोई H2SO4 है, ठीक है, और इसके दो भाग हम लेते हैं और ये जानते हैं कि इसमें इसको कहते हैं रिएक्टेंट। क्या कहते हैं? रिएक्टेंट, जिसको हिंदी में कहा जाता है अभिकारक। और इसके फलस्वरूप जब रिएक्शन कराया जाता है तो क्या बनता है? CuSO4 प्लस H2O प्लस क्या बनेगा? SO2। ये गैस रूप होगी बेटा, ठीक है। तो आप क्या करिए कि इधर वाला जो इसको कहते हैं हम उत्पादक, क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। अब देखिए रिएक्टेंट से डायरेक्ट क्या बन रहा है? प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। तो रिएक्टेंट कितना है पहले ये जानो, उसके बाद क्या है प्रोडक्ट कितना है ये भी जानो। तो रिएक्टेंट जैसे हम गिनेंगे, सबसे पहले देखो क्या करेंगे, आप इसको लिख लीजिए। C कितना है? 1 हाइड्रोजन गिनिएगा। H कितना है बेटा? इसमें देखो 2 H के 2 भाग हैं और 2 के 2 है, यानी कि 4 हो जाएगा। S आपका कितना है? 2 भाग है, S 2 हो जाएगा। और वो कितना है? 4 दूनी 8, ठीक है। इसके बाद प्रोडक्ट की बात करते हैं। तो प्रोडक्ट में देखो इसको हम लिख देंगे R और इसको लिख देंगे P, यानी कि C कितना हो जाएगा? 1, S यहाँ पर हो जाएगा तो S 2 हो जाएगा। अब ऑक्सीजन देखिएगा 2, यहाँ हो जाएगा 4 और 1 5 और 2 7, यानी कि आपके पास एक ऑक्सीजन की कमी है। तो हम जानते हैं कि इस ऑक्सीजन को पूरा करने के लिए या तो हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाएं या कहीं से कम करें, ठीक है। तो बढ़ा ही सकते हैं, इसमें कम नहीं कर सकते, क्योंकि जो प्रोडक्ट बना है उसकी मात्रा बढ़ सकती है, घट नहीं सकती है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ देखते हैं ऑक्सीजन की मात्रा 8 थी, तो इसको पूरा करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर 2 करते हैं। अब गिनते हैं 2 4 2 6 और 2 8, यानी कि इस तरीके से ऑक्सीजन की मात्रा कितनी हो गई? 8। अब बची हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन कितना है बेटा? 2 और 2 4, यानी कि H कितना हो गया? 4 हो गया। तो आप देखिएगा C 1 है, H 4 है, S 2 है, O 8 है। तो C 1, S 2, O 8, H 4। इस तरीके से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों को देखने पर यह पता चलता है कि दोनों की मात्राएं संतुलित हैं। इसी को कहते हैं संतुलित समीकरण, ठीक है, संतुलित समीकरण। ठीक है। अब मान लीजिए आपके पास कोई दूसरा रिएक्शन हो, बता लीजिएगा थोड़ा इसको। मान लीजिए कोई दूसरा रिएक्टेंट, जैसे मान लीजिए आपके पास क्या हो, कार्बन हो, और कार्बन की क्रिया किससे करा दो? H2SO4 के साथ करा दो। मान लीजिए इसके 2 भाग लेते हैं हम और इसको थोड़ा सा हीट करते हैं। हीट करने के बाद देखते हैं क्या कि कार्बन क्या है। आपको जानते हैं कुछ ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो उस क्रिया में उपस्थित, उससे ऑक्सीजन कार्बन से हाइड्रोजन ऑक्सीजन से क्रिया करके कोई नया प्रोडक्ट बना सकता है, जैसे कि जल है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, इस रूप में टूटता है। तो कुछ छोटी छोटी अपक्रिया आपको पता होनी चाहिए पहले से, ताकि आप जो है संतुलित करने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो ये क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, H2O हो जाएगा प्लस SO2 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करिए कि एक तरफ रिएक्टेंट को लिखिए और एक तरफ प्रोडक्ट को लिखिए। तो रिएक्टेंट क्या हो जाएगा बेटा?
यहाँ पर C इक्वल टू कितना है 1 है, H इक्वल टू कितना है 4 है, S इक्वल टू कितना है 2 है, S और वो इक्वल टू कितना है 4 दूनी 8 है। यहाँ पर देखिएगा प्रोडक्ट आपका देखो C कितना है बेटा 1 है ना, और वो देखो 2 3 हो जाएगा और 2 5 हो जाएगा, लेकिन आपके पास 8 होना चाहिए, इसलिए क्या करते हैं H2O की मात्रा बढ़ाते हैं और इसकी मात्रा बढ़ाते हैं। ठीक है, तो अब देखिएगा H कितना हो जाएगा, यहाँ पर H इक्वल टू हो जाएगा 4 और S इक्वल टू हो जाएगा आपका 2 और O इक्वल टू हो जाएगा आपका, यहाँ देखिएगा 2 और 2 4, 4 और 4 8 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप जो है समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। ठीक है, मतलब आपको रिएक्टेंट पता होना चाहिए, रिएक्टेंट कितने ये चीज़ पता होनी चाहिए, और प्रोडक्ट कितने ये भी चीज़ पता होनी चाहिए। ठीक है, दोनों को काउंटिंग कर लेंगे, और जब काउंटिंग कर लेंगे तो आपको ऑटोमेटिक क्या होगा कि रिएक्शन को संतुलित करने का तरीका पता हो जाएगा। ठीक है, आज इसलिए हमने थोड़ा इसलिए बताया है क्योंकि आप जब हम कोई अपक्रिया बताते हैं और अपक्रिया को संतुलित करते हैं तो आपको समझ में नहीं आता कि सर जो है इसको कैसे बैलेंस कर दिया, हमने इसलिए थोड़ा 2-3 एग्जाम्पल बताया। ठीक है, इसके लिए हमने आपको जो है हम एक स्पेशल वीडियो बना के देंगे जिसमें केवल आपको अपक्रियाओं को संतुलित करने का तरीका बताया जाएगा। ठीक है, तो कल हमने आपको पढ़ाया था, कुछ अपक्रियाएं बताई थी, जैसे वियोजन अपक्रिया बताया था, संयोजन अपक्रिया बताया, ऊष्माशोषी बताया था, ऊष्माक्षेपी बताया था, और उन अपक्रियाओं के लगातार प्रोसेस में आज की जो अपक्रिया है उस अपक्रिया का नाम है प्रकाश रासायनिक अपक्रिया। क्या कहते हैं उसको, फोटोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है, प्रकाश रासायनिक अपक्रिया, फोटो केमिकल रिएक्शन। ठीक है, फोटोकेमिकल रिएक्शन। अब देखो फोटोकेमिकल रिएक्शन होता क्या है, फोटोकेमिकल को हिंदी में कहा जाता है प्रकाश रासायनिक क्रिया, प्रकाश रासायनिक क्रिया। ठीक है, प्रकाश रासायनिक क्रिया, जैसे कि आप जानते हैं कि जब पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, पेड़ पौधे क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं कि परपोषी होते हैं, स्वपोषी होते हैं। तो पेड़ पौधे क्या होते हैं कि अपना भोजन बनाने के लिए सूर्य से प्रकाश को लेते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से खींचते हैं और CO2 लेते हैं, और उनमें पहले से उपस्थित होता है पर्णहरिण, क्लोरोफिल जिसको हम लोग कहते हैं, इसकी सहायता से वो अपना भोजन बना लेते हैं। तो ऐसी अपक्रियाएं जिनको संपन्न होने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। ठीक है, ऐसी अपक्रियाएं जिनको संपन्न होने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, प्रकाश की आवश्यकता होती है, वही कौन सी अपक्रिया होती हैं, प्रकाश रासायनिक अपक्रियाएं होती हैं। अब कौन सी अपक्रिया, चलो उसको लिख भी लेंगे, हम बहुत शार्ट में बता रहे हैं। ऐसी अपक्रियाएं बेटा, ऐसी अपक्रियाएं जिनको पूर्ण होने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है, प्रकाश की आवश्यकता होती है, प्रकाश रासायनिक अपक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, अपक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, अब भाई ऐसी अपक्रिया जिसको प्रकाश की आवश्यकता होती है, प्रकाश हमने पहले ही बता दिया थोड़ा सा कि अब जो है जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो उसको पूर्ण होने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश की आवश्यकता होती है, और प्रकाश संश्लेषण की सहायता से अपना भोजन बनाती हैं। तो उसमें क्या होता है, जैसा कि आप जानते हैं कि वो क्या करती हैं, वायुमंडल से ऑक्सीजन को खींचती हैं, क्या खींचती, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड को खींचती हैं। ठीक है, तो वायुमंडल से क्या खींचेंगी, कार्बन डाइऑक्साइड को खींचेंगी, और जाइलम से क्या खींचेंगी, जल को खींचेंगी। ठीक है, तो यहाँ हम लेंगे क्या, CO2, है ना, कहाँ से खींच रही हैं, वायुमंडल से खींच रही हैं। अब देखो और क्या करती हैं, वो वायुमंडल से और जाइलम से जल को खींचती हैं। इसकी मात्रा थोड़ा हम बढ़ा के देखते हैं, 6 CO2 लीजिए और 6 H2O लीजिए। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखेगा, प्रकाश, क्या लिखेंगे, प्रकाश। ठीक है, और नीचे क्या लिखोगे बेटा, पर्णहरिण लिख लो।
ठीक है, पर्ण हरिम या क्लोरोफिल हिंदी इंग्लिश में लिख सकते हैं आप। क्या बनाएगा? C6H12O6 बनाएगा। इसको क्या कहते हैं बेटा? ग्लूकोज कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लूकोज कहते हैं। अब इसमें क्या बनेगा? अब आप देखिएगा क्या इसमें बन सकता है, या फिर ऑक्सीजन बनेगी। आप जानते हैं कि जो पौधे जो है अपना भोजन बनाते हैं, तो उस पौधे जो अपना भोजन बनाते हैं, तो भोजन बनाने में क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करते हैं और O2 को बाहर निकालते हैं, बाकी शेष कुछ अपने भोजन को अपनी वृद्धि में लगा लेते हैं। तो इसमें ग्लूकोज उनके लिए बन ही गया, जो बचा उसको हम क्या करेंगे? O2 के रूप में बाहर कर देंगे। कर देंगे नहीं कर देंगे? अब रही बात इसको संतुलित करने की। तो संतुलित करने का तरीका अभी हमने आपको बताया है कि पहले रिएक्टेंट को गिनेंगे, फिर प्रोडक्ट को गिनेंगे। तो रिएक्टेंट कितना है बेटा? 6 दूनी 12 ऑक्सीजन आपके पास है, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है? 6 है। यहाँ देखो 12 और 6 18 है। तो यहाँ 6 है। तो अब यहाँ देखो 6 कितने 18 करने हैं, 2 है ही है, कितना 16 करना है ना? तो देखो 8 दूनी 16 और 6 ज़्यादा हो जाएगा ना? ज़्यादा हो जाएगा। आपको कितना है यहाँ पे? 6 दूनी 12, 12 और 6 18, 2 है ही है, 14 करना है ना? अब देखिएगा 7 दूनी 14 और 6 कितना हो जी? 20 हो जाएगा। यहाँ 6 दूनी 12, 12 और 6 हैं 6 करना है ना? 6 दूनी 12 और 6 18 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो 6 दूनी 12, 12 और 6 18। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको गिन करके फिर जो है संतुलित कर सकते हैं। बहुत कोई दिक्कत नहीं होती है, केवल आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गिनने का तरीका पता होना चाहिए और जोड़ने का पता होना चाहिए। ठीक है, कि कौन से क्रिया किसमें कितना रिएक्टेंट बना रहा है, रिएक्टेंट बनाने के बाद वो प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, कौन कौन सा चेंज हो रहा है। ठीक है, और चेंज हो रहा है तो उसका भी नाम आपको पता होना चाहिए। जैसे ये क्या है? ये क्या हो गया? इसको हम कहते हैं ग्लूकोज। क्या कहते हैं बेटा? ग्लूकोज कहते हैं इसको, ग्लूकोज। ठीक है, और इसको कहते हैं ऑक्सीजन। क्या है ये? ऑक्सीजन है। तो पहले क्या करिए, इस तरीके से आपको पता चल गया होगा कि जो फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है उसको पूर्ण होने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। जैसे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे अपना भोजन जब बनाते हैं तो उनको प्रकाश की आवश्यकता होती है। जैसे आपको एक चीज़ और बता दें, जैसे H2 जब Cl2 के साथ क्रिया करा दो, ये भी एक ऐसी क्रिया होती है। जैसे H2, ठीक है, H2 की क्रिया किसके साथ करा दो बेटा? Cl2 के साथ करा दो। इसको भी प्रकाश की उपस्थिति में जब कराओगे, ठीक है, तो क्या करेगा? ये 2HCl बना देगा। क्या बना देगा? HCl बना देगा, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना देगा, है ना? तो यहाँ लिख दोगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाएगा आपका। बन जाएगा नहीं बन जाएगा? तो इस तरीके से एक ये भी अपक्रिया ऐसी होती है जिसको पूर्ण होने के लिए क्या है? प्रकाश की आवश्यकता होती है। अब अगर मान लीजिए आपके पास क्या हो? सिल्वर क्लोराइड हो, HgCl हो। उतार लिया इसको, उतार लिया है ना? चलिए अगला एग्जांपल और देख लीजिए। मान लीजिए आपके पास क्या हो? सिल्वर क्लोराइड हो। सिल्वर क्लोराइड जिसे मान लीजिए AgCl हो। ठीक है, AgCl या AgCl हो केवल, या AgCl2 हो, तो क्या होगा? जैसे मान लीजिए AgCl है, इसके 2 भाग ले लीजिए आप। ठीक है, और इसको प्रकाश की उपस्थिति में क्या करिए? थोड़ा सा प्रकाश की उपस्थिति में लाइए, तो क्या होता है? Ag अलग हो जाता है, Cl अलग हो जाता है, तो 2Ag आपका अलग हो जाएगा और Cl2 यानी कि क्लोरीन गैस आपकी बन जाएगी। ठीक है, क्लोरीन बन जाएगी। तो इस तरीके से आपको अब पता चल गया होगा कि कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं जो प्रकाश की उपस्थिति में आते ही वो जो है विस्थापित हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, विखंडन हो जाता है, टूट जाते हैं या कहीं ना कहीं बन जाते हैं। तो इस तरीके से फोटोकेमिकल रिएक्शन जो है वो प्रकाश की उपस्थिति में ही कराए जाते हैं। समझ में आ गया होगा ना? तो नेक्स्ट अपक्रिया की तरफ चलते हैं। अगली अपक्रिया है विस्थापन अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया? विस्थापन अपक्रिया। आराम से पढ़िए, उतारिए, समझिए। नहीं समझ में आए तो आप कमेंट भी करिए कि अपक्रिया हमको समझ में नहीं आई, उसको दोबारा हम पढ़ा दें। अगली अपक्रिया है विस्थापन अपक्रिया। अब देखिए विस्थापन अपक्रिया कैसे कहते हैं? वह अपक्रियाएं जिनमें किसी यौगिक की एक परमाणु, वह अपक्रियाएं जिसमें किसी एक यौगिक के एक परमाणु, ठीक है, या अणु जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या है, या जुड़ जाता है या विस्थापित हो जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए, या ऐसे जान लो कि किसी यौगिक के अणु जो है किसी अपक्रियाशील तत्व को इधर से उधर विस्थापित कर देता है, या जो अपक्रियाशील तत्व होते हैं उनको उन जो जलीय विलयन में जाकर के दूसरे अणुओं के जलीयों को विस्थापित कर देते हैं, अलग कर देते हैं। जैसे मान लीजिए
सबसे पहला क्या है कि पोटेशियम आपने देखा होगा, सोडियम देखा होगा। आपको जब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ाई जाएगी अभी नेक्स्ट वीडियो में, तो उसमें बताया जाएगा कि कौन सा तत्व जो है सबसे ज़्यादा अपक्रियाशील है। कभी कभी क्या होता है कि उसको रखने से उसमें से जैसे SnCl2 है, JCl2 है, तो उसको क्या है SnCl4 बना लेता है, Ag नहीं बना पाता। तो जिस तत्व की संयोग करने की क्षमता ज़्यादा होगी, जो प्रबल ज़्यादा होगा, वो क्या होगा कि उससे उपस्थित नेगेटिव पार्ट को अपने अंदर एक्सेप्टर खींच करके उसके नेगेटिव पार्ट को अपने में मिला लेता है। ठीक है, तो ऐसी अपक्रिया कौन सी अपक्रिया होती है? जैसे मान लीजिए ZnSO4 है, ठीक है, क्या लिखा हो बेटा, Zn हो प्लस CuSO4 हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि ZnSO4 के सब क्रिया करता है, तो Zn क्या होता है, जिंक होता है, और ये कॉपर सल्फेट होता है ना। इसको हम लिख लेंगे जिंक और कॉपर सल्फेट। ठीक है, ये कॉपर सल्फेट है। अब ये Zn क्या करता है, कॉपर सल्फेट से निकाल लेता है, नहीं, ZnSO4 बना लेता है, प्लस आपका कॉपर अलग हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? जब आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जिंक जो है यहाँ पर कॉपर से ज़्यादा प्रबल है। ठीक है, इस वजह से कॉपर सल्फेट से जिंक जो है सल्फेट को अपनी तरफ एक्सेप्ट कर लेता है। एक्सेप्ट इसकी मैकेनिज्म में आपको हम बता देंगे। ठीक है, लेकिन जो है करना क्या है, सबसे पहले आपको छोटी छोटी रिएक्शनों को जानना है, समझना है कि ये कैसे विस्थापित होती हैं, कैसे नहीं होती। बहुत सी अपक्रिया जैसे AuCuSO4 है, तो AuSO4 में कोई अपक्रिया नहीं होगी क्योंकि Au क्या है उससे कम क्रियाशील है। तो ज़्यादा प्रबल वाला तत्व होगा तभी उसमें से उपस्थित अणुओं को अपनी तरफ खींच पाएगा, अगर ज़्यादा प्रबल नहीं है तो वो खींच नहीं पाएगा। तो ऐसी अपक्रियाओं को क्या कहते हैं, विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। कौन सी अपक्रिया, विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि दो विस्थापन अपक्रिया किसे कहते हैं, यहाँ तो एक ही विस्थापित हो रहा था, एक ही तत्व। जैसे मान लीजिए आपने ZnSO4 को लिया, CuSO4, तो Zn क्या है SO4 को अपनी तरफ विस्थापित कर रहा है, लेकिन ऐसा कोई एग्जाम्पल आपके सामने आया जहाँ पर दो तत्व दोनों विस्थापित हो रहे हैं। जैसे आप पहले इसकी परिभाषा लिखिएगा कि वह रासायनिक क्रिया जिनमें दो अवयव अथवा अवयव परस्पर मिलकर के स्थानांतरण करते हैं, दो यौगिक आपस में परस्पर क्या करते हैं, विस्थापित होते हैं। जैसे AgNO3 आपके पास एग्जाम्पल समझाएंगे हम आपको। जैसे क्या लिखा हो, AgNO3 लिखा हो बेटा, AgNO3। ठीक है, AgNO3 क्या होता है, कौन बताएगा, सिल्वर नाइट्रेट होता है ना। AgNO3 क्या करे, NaCl से क्रिया कर जाए, किसके साथ बेटा, NaCl से क्रिया कर जाए भाई। अब बताओ यहाँ क्या होगा, दोनों विस्थापित हो रहे हैं। अभी देख रहे थे केवल एक पार्ट विस्थापित हो रहा था, यहाँ पर दोनों विस्थापित कराने हैं, तो क्या बनेगा, AgCl बनेगा, है ना। अगर Cl2 बनाना है तो AgCl2 मात्रा बढ़ानी पड़ेगी आपको, है ना। तो क्या करो, या फिर ऐसे ही बना दो, कोई दिक्कत नहीं होती। तो क्या बन जाएगा, क्या बनेगा, AgCl बनेगा, नहीं बनेगा, और क्या बनेगा, NaNO3 बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा। तो यहाँ पर क्या है कि ये AgCl क्या है, सॉलिड है, ये एक्वा सॉल्यूशन होता है बेटा, इसको सॉलिड कह लिख सकते हैं हम, ये इसको एक्वा लिखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें दोनों पार्ट जो है विस्थापित हो रहे हैं, द्विविस्थापित हो रहे हैं, दोनों का विभाजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि किसका किसका हो रहा है, आप समझ रहे हैं, Ag का Cl के साथ और Na का NO3 में, है ना। तो इस तरीके से इन अपक्रियाओं में जो है दोनों का जो है विस्थापन। और एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे BaCl2 क्या हो, BaCl2 हो बेटा आपके पास, और कौन सा हो, जैसे मान लीजिए Na2CSO4 हो, Na2SO4 हो। अब देखो यहाँ क्या हो रहा है, आप समझ में आ गया होगा ना कि यहाँ BaCl2 बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट क्या करेगा, बेरियम क्या होगा, यहाँ पर बेरियम सल्फेट बनाएगा, नहीं बनाएगा, BaSO4 बना देगा, प्लस दो भाग आपके क्या बन जाएंगे, 2NaCl बन जाएगा। तो इसको क्या कहते हैं, दोनों तत्वों का विस्थापन, द्विविस्थापन इसको कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको द्विविस्थापन अपक्रिया भी समझ में आ गई होगी, समझ में आ गया ना। तो ठीक है, आज की इस वीडियो में इतना ही। अब फिर जो है नेक्स्ट वीडियो में फिर आपको अगले अपक्रियाओं के बारे में बताया जाएगा। ठीक है।